क्या आप वाकई उत्तराखंड लेक्चरर परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं? लेकिन क्या आप जानते हैं कि एग्ज़ाम में आसान नहीं बल्कि घुमावदार और कठिन सवाल आते हैं? तो आज की इस वीडियो में हम शैक्षिक नियोजन एवं प्रशासन के सबसे कठिन और दिमाग घुमा देने वाले एमसीक्यूज़ लेकर के आए हैं, जिनके आंसर हर किसी को नहीं पता होते हैं। तो अगर आप खुद को परीक्षा के लिए तैयार मानते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखें और हर सवाल के उत्तर को गहराई से समझें, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ आंसर्स नहीं बल्कि उनके पीछे की जो पूरी तर्क संगत व्याख्या होती है और जो रियल एग्जाम्पल होते हैं वो भी दिए जाएंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए शुरू करते हैं प्रतियोगिता पाठशाला के इस खास सेशन को। आपका पहला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मनमोहन सिंह समिति 1990 का शैक्षिक प्रशासन में क्या प्रमुख योगदान था? ऑप्शन है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को संशोधित करना, उच्च शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देना, या जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम डीपीईपी की शुरुआत करना, या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी को समाप्त करने की सिफारिश करना। तो देखिए, मनमोहन सिंह समिति 1990 ने उच्च शिक्षा में निजी क्षेत्र की भागीदारी को बढ़ाने की सिफारिश की थी, जिससे कि स्वायत्तता और वित्तीय स्वतंत्रता को प्रोत्साहित किया जा सके। इसका उद्देश्य सरकारी वित्तीय बोझ को कम करना और उच्च शिक्षा संस्थानों को अपनी आय के स्रोत विकसित करने की अनुमति देना था। एग्जाम्पल, आज कई प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो है फ्रेंड्स इस नीति के परिणाम स्वरूप ही स्थापित हुए हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उच्च शिक्षा में निजीकरण को बढ़ावा देना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। रोलैंड बर्थेस की शैक्षिक प्रशासन से संबंधित कौन सी अवधारणा प्रभावी नेतृत्व से जुड़ी है? संरचनात्मक प्रशासन, सामूहिक नेतृत्व, व्याख्यात्मक प्रशासन, या सामाजिक पुनर्संरचना? तो देखिए, रोलैंड बर्थेस ने शिक्षा और प्रशासन में व्याख्यात्मक दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया, जो यह बताता है कि प्रशासन केवल नियमों और नीतियों से नहीं चलता है बल्कि नेतृत्व की व्याख्या, संवाद और सांस्कृतिक कारकों पर भी निर्भर करता है। एग्जाम्पल, अगर किसी स्कूल में टीचर केवल रूल्स पर ही जोर देते हैं और शिक्षकों या छात्रों की ज़रूरत को नहीं समझते हैं तो वहाँ पर शैक्षिक प्रशासन प्रभावी नहीं रहेगा। लेकिन अगर वह संवाद और व्याख्या के माध्यम से बेहतर लीडरशिप करे तो विद्यालय का जो प्रशासन है वहाँ पर ज़्यादा प्रभावी होगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा व्याख्यात्मक प्रशासन। रोलैंड बर्थेस की शैक्षिक प्रशासन से संबंधित जो व्याख्यात्मक प्रशासन की अवधारणा है वह प्रभावी नेतृत्व से जुड़ी है। क्वेश्चन नंबर 3 है फ्रेंड्स आपका, टीच फॉर इंडिया जैसी शैक्षिक योजनाएं किस प्रकार के शैक्षिक नियोजन का उदाहरण है? परिकलित, आकस्मिक, संरचनात्मक, या मिशन आधारित? तो देखिए, टीच फॉर इंडिया जैसी योजनाएं जो मिशन आधारित शैक्षिक नियोजन का उदाहरण है, इसका उद्देश्य सीमित समय में एक विशेष लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, जैसे कि वंचित वर्ग के बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं फ्रेंड्स, टीच फॉर इंडिया 2009 में जो शुरू हुआ था उसका मुख्य लक्ष्य समाज के वंचित वर्ग के बच्चों को क्वालिटी एजुकेशन देना और शिक्षक का मतलब टीचर्स का लीडरशिप कौशल विकसित करना था। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा टीच फॉर इंडिया जैसी जो शैक्षिक योजनाएं हैं वहाँ मिशन आधारित शैक्षिक नियोजन का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, शैक्षिक प्रशासन में नियंत्रण सिद्धांत थ्योरी ऑफ कंट्रोल का मूल आधार क्या है? अधिकार और दायित्व की स्पष्ट व्याख्या करना, या प्रशासनिक स्वतंत्रता को सीमित करना, या शिक्षकों को कठोर अनुशासन में रखना, या विद्यालय को पूर्ण सरकारी नियंत्रण में रखना? तो नियंत्रण सिद्धांत पूछा है फ्रेंड्स। थ्योरी ऑफ कंट्रोल के अनुसार प्रभावी प्रशासनिक नियंत्रण तभी संभव होता है जब अधिकार और दायित्व स्पष्ट हो। ठीक है, इससे नीतियों का सही कार्यान्वयन हो सकता है और प्रशासन में जवाबदेही बनी रहती है। उदाहरण के लिए, यदि किसी विद्यालय के प्रिंसिपल, शिक्षक और प्रशासनिक स्टाफ की भूमिकाएं ठीक से परिभाषित ना हो तो प्रशासन में अराजकता उत्पन्न हो सकती है। लेकिन यदि प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारियां तय हो तो संस्थान प्रभावी रूप से कार्य करेगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 है फ्रेंड्स आपका, नैतिक प्रशासन यानी कि मॉरल एडमिनिस्ट्रेशन का मुख्य उद्देश्य क्या होता है?
ऑप्शन है शिक्षकों और छात्रों को नैतिक शिक्षा देना, या शैक्षिक नीतियों को धार्मिक सिद्धांतों पर आधारित करना, या निर्णय लेने की प्रक्रिया में नैतिक मूल्यों को शामिल करना, या विद्यालय प्रशासन को पूरी तरह सरकार के नियंत्रण में रखना। तो देखिए नैतिक प्रशासन पूछा है फ्रेंड्स। नैतिक प्रशासन का मतलब प्रशासन में निर्णय लेते समय नैतिकता और मूल्यों को प्राथमिकता देना होता है। यह शिक्षा में निष्पक्षता, पारदर्शिता और न्याय सुनिश्चित करने का प्रयास करता है। उदाहरण के लिए यदि किसी विद्यालय में आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए छात्रवृत्ति की नीति योजना बनाई जा रही हो तो नैतिक प्रशासन यह सुनिश्चित करेगा कि चयन प्रक्रिया पारदर्शी हो और योग्य छात्रों को ही लाभ मिले। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नैतिक प्रशासन का मुख्य उद्देश्य है निर्णय लेने की प्रक्रिया में नैतिक मूल्यों को शामिल करना। क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 6 है कौन सा शैक्षिक नियोजन मॉडल मुख्य रूप से भविष्य की मांग यानी कि फ्यूचर डिमांड पर केंद्रित होता है? मानव संसाधन विकास मॉडल, प्रतिगामी योजना मॉडल, या पूर्व अनुमान आधारित मॉडल और केंद्रीकृत योजना मॉडल। तो पूर्व अनुमान आधारित शैक्षिक नियोजन भविष्य की मांग के आधार पर नीति निर्माण करता है। इसमें जनसंख्या वृद्धि, तकनीकी प्रगति और बदलते आर्थिक कारकों को ध्यान में रखकर शिक्षा प्रणाली का विकास किया जाता है। उदाहरण के लिए भारत में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में 21वीं सदी की जरूरत के अनुसार डिजिटल शिक्षा, स्किल डेवलपमेंट और नई कैरियर संभावनाओं को शामिल किया गया है, जो पूर्व अनुमान आधारित मॉडल का ही एक एग्जाम्पल है। ठीक है, तो मुख्य रूप से भविष्य की मांग पर जो शैक्षिक नियोजन मॉडल केंद्रित होता है वो है पूर्व अनुमान आधारित मॉडल पर। फोरकास्टिंग मॉडल इसे कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो यहीं पर समाप्त होती है फ्रेंड्स। इसका नेक्स्ट पार्ट मैं जल्दी लेकर के आऊँगी। अगर आपको आज की यह वीडियो अच्छी लगी हो फ्रेंड्स तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और चैनल प्रतियोगिता पाठशाला को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं फ्रेंड्स अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप पढ़ते रहें, सीखते रहें।